हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल @लक्ष्मी24 क्लासेस पर। तो इस चैनल पर हम भौतिक भूगोल का क्लास लगातार कर रहे हैं और इस क्रम में आज जो मेरा है क्लास नंबर 10 है और क्लास नंबर 10 में हम वायुमंडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पता है कि जैसे जो हम आपको भौतिक भूगोल करा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस, बाकी सभी स्टेट पीसीएस, उत्तर प्रदेश आरओ, ये आरओ और बाकी जितने भी पीसीएस एग्जाम है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम है, उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है या चैप्टर है वो है वायुमंडल संगठन व संरचना। ठीक है, संगठन संगठन के मतलब होता है कंपोजिशन और संरचना उसकी बनावट कैसे है वायुमंडल की हमारी। ठीक है, तो इस क्रम में जो हम पहला पढ़ने जा रहे हैं वो है वायुमंडलीय संगठन या कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले एक सामान्य तरीके से जो इसका डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के साथ चलते हैं और जितने भी कॉन्सेप्चुअल चीजें होंगी वो हम आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल रूप से बताते चलेंगे। तो जो डेफिनेशन है वो है वायुमंडलीय आवरण का निर्माण अनेक गैसीय कणों के मिश्रण एवं ठोस कणों के मिश्रण से बना है। ठीक है, इसके मतलब जो हमारे पृथ्वी जो हमारी है उसके चारों तरफ एक वायुमंडल के आवरण है और वो वायुमंडलीय आवरण जो है गैस के कणों से और धूल कण के ठोस कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो अब देखते हैं जैसे और जो हमारे वायुमंडलीय आवरण है, वायुमंडलीय आवरण का काम क्या है। तो आपके मन में चल रहा होगा कि ये सिर्फ हम लोग ज्यादातर के मन में ही चलता है कि सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाता है, पर ऐसा नहीं है। ये अल्ट्रावायलेट रेज से तो सुरक्षा करता ही करता है, साथ ही साथ क्या है, उल्काओं से हमारी हम मुझे बचाते हैं, हम लोगों को बचाते हैं। किससे? तो उल्का से। तो कई ऐसे उल्का होते हैं जो लगातार टूटते हैं और हमारे वायुमंडल में ही जल के खत्म हो जाते हैं। तो ये एक तरीके के हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। ठीक है, अब चलते हैं वायुमंडल के निर्माण की तरफ कि वायुमंडलीय निर्माण को लेकर जानने की कोशिश करते हैं कैसे हमारा वायुमंडल निर्मित हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इसको 3 फेज में बांटे हुए हैं, देख सकते हैं। एक बहुत जब हमारी पृथ्वी का शुरुआत हुआ था, जब पृथ्वी बनी थी, उसके बाद हम आते हैं कि पृथ्वी में घनीभूतीकरण होता है और तीसरा वर्तमान। ठीक है, तो तीनों को थोड़ा सा समझाते हुए हम निकलते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं कि जब हमारी पृथ्वी पूरी तरह आग के गोला था, पृथ्वी क्या था? आग का गोला था। तो इस आग के गोला में क्या था कि इसमें कुछ तो गैसीय आवरण भी थे, इससे गैस निकल रहे थे। वो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस था। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस समय के साथ क्या हो गया? पलायन हो गया। क्यों? गर्म होने के कारण। देखते हैं कोई भी जो पार्टिकल्स होते हैं उसको गर्म करने पर क्या होता है? उत्तेजित होकर भाग जाते हैं तेजी से। तो क्या हुआ कि इस समय जो हाइड्रोजन गैस थे, या एक तो हाइड्रोजन गैस आपको पता है बहुत हल्की गैस है, और दूसरी बात कि ये गर्म होने के कारण, और तीसरा जो वो गैस के पार्टिकल्स थे वो पलायन वेग की गति को हासिल करने के कारण वो क्या करते हैं कि हमारे जो पृथ्वी के जो ग्रेविटी होता है उससे बाहर भाग जाती है। ठीक है, तो ये गैस समाप्त हो जाते हैं। तो ये पलायन कितना होता है? तो 111.2 किलोमीटर पर सेकंड, इस स्पीड से अगर भागते हुए जाती है कोई पार्टिकल तो क्या होता है? हमारे वातावरण को छोड़ के बाहर चली जाती है, वापस नहीं आने वाली। ठीक है, तो अब देखते हैं। और जो दूसरा कारण, जब दूसरा स्थिति में हमारा जो पृथ्वी हमारी पहुंचती है, तो दूसरी स्थिति कौन सी होती है? जब इसके अंदर घनीभूतीकरण हो रहा होता है। ठीक है, तो घनीभूतीकरण में के प्रक्रिया में क्या होता है कि आप देखिए कई गैस इससे निकलते हैं, जिसमें क्या है? CO2 है, CO2 है ना, देख सकते हैं मीथेन है, H2O वाष्प, जल वाष्प भी है, और सल्फर ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है नाइट्रोजन है। तो इन सारे गैसों का जो है सृजन होता है यहाँ पे घनीभूतीकरण के समय, और ये समय जो है तो प्री कैम्ब्रियन काल का समय है। कब है? प्री कैम्ब्रियन काल का समय है। ठीक है, और अब आगे चलते हैं और देखते हैं हमारी वर्तमान स्थिति को कि वर्तमान स्थिति में हमारी पृथ्वी किस तरह से है और हमारे वातावरण किस तरह के, हमारे वायुमंडल कैसा है। तो आज देखिए, आज का है ये हमारा है लैंड फॉर्म इधर, और इधर वाटर बॉडी है। ठीक है, इधर है लैंड फॉर्म और इधर है वाटर बॉडी। देख सकते हैं यहाँ पे अमोनिया। अब क्या होता है कि
यहाँ पे जो अभी वर्तमान में देखिए जब जीवन आने लगा इसके ऊपर, कैसे हुआ पृथ्वी में, तो यहाँ पे चले और देखिए यहाँ पे अमोनिया गैस जो है ये वर्तमान से यहाँ पे आते हैं कैम्ब्रियन काल में। तो यहाँ क्या था, जो अमोनिया गैस है आप देख सकते हैं, अमोनिया गैस किसमें होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, तो N2 नाइट्रोजन और जलवाष्प में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है। और आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है वो नॉन रिएक्टिव गैस है, तो आगे चले तो ये नॉन रिएक्टिव गैस है, तो ये कहाँ पे बाकी ये जो नाइट्रोजन है हमारा कहाँ पे मिलेंगे, तो ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन कहाँ हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो है वो हमारे सॉइल के अंदर हो जाएगा। उसके बाद चलते देखते CO2 गैस, ये आप देख सकते हैं CO2, तो CO2 जो है ये ओशियन में सिंक कर जाते हैं, इसको कहते हैं कार्बन सिंकिंग। किसके प्रेजेंस में, तो H2O के प्रेजेंस में, जलवाष्प के प्रेजेंस में, पानी के प्रेजेंस में, ठीक है कि नहीं। तो क्या हो जाता है, ये सिंक कर जाते हैं ओशियन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर अब देखें कि वो फिर ऑक्सीजन कहाँ से आया, तो ऑक्सीजन जो है ये जीवों के द्वारा ही लाया गया सबसे पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन। और वो भी सबसे पहले कहाँ पे आया, तो ओशियन बॉडी में जीवन सबसे पहले आया है। वो कौन था, तो नील हरित शैवाल, ब्लू जो है एल्गी हमारे पास, ठीक है। तो ये जो एल्गी है, एल्गी के अंदर किस तरह का रिस्पायरेशन होता है, तो इस तरह के एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। तो दोस्तों ये रिस्पायरेशन तो बायो का टॉपिक है, लेकिन ऐसा रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो उसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। और एनारोबिक रिस्पायरेशन जिनको रिस्पायर करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, तो जो नील हरित शैवाल है इसको क्या है कि रिस्पायरेशन करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अपने रिस्पायरेशन के दौरान क्या करता है कि ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू करता है, ठीक है। तो रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है और यहीं से हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से ऑक्सीजन बनना शुरू हुआ हमारी पृथ्वी पे, ठीक है, हमारे वायुमंडल में। तो इसमें जो है जीव ही वो कारण है जो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अब आगे चलते हैं, संगठन देखते हैं कि जो हमारा संगठन है या कंपोजिशन है उसमें कुछ मुख्य चीजें है, तो बहुत सारी गैसें, लेकिन हमको जो पढ़ना है ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में जो नाइट्रोजन है 78% क्या है, नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना है, अभी 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और जलवाष्प 0.4%। ये जलवाष्प 0.4% जो है ये बदलता रहता है, ये तो हम लोग एक कांस्टेंट रूप में ले लिए है 0.4%, लेकिन जलवाष्प की मात्रा वो हमारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड रहता है। सूर्य तप पे डिपेंड रहता है, जहाँ वाटर बॉडी ज्यादा है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्र के आधार पे, भूखंडों के आधार पे और वाटर बॉडीज के आधार पे, क्षेत्रीय आधार पे ये अलग अलग पाया जाएगा। कहीं 0.4% भी हो सकता है, कहीं 4% भी हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ वाष्पीकरण ज्यादा होता है, जहाँ सूर्य तप ज्यादा हो और वहाँ वाटर बॉडी भी हो, तो वहाँ क्या होगा कि वहाँ पे वाष्पीकरण के साथ साथ क्या होना शुरू हो जाएगा, वहाँ जलवाष्प बनना ज्यादा शुरू होगा। लेकिन जैसे जैसे हम पोलर रीजन की तरफ जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो वो अलग अलग होगा। अब आता है संगठन, अब आता है संगठन। अब तक हम संगठन हो गया कि किस तरह का है, तो इसमें जो है वायुमंडलीय संगठन को अगर देखा जाए तो दो तरीके के संगठन होता है इसमें। एक तो 0 से 80 किलोमीटर के दूरी पे आप जाएंगे, 0 से 80 किलोमीटर की दूरी पे, तो क्या होता है, इसको हम कहते हैं सममंडल। सममंडल इसके मतलब होमोस्फेयर। होमोस्फेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ 0 से लेके 80 किलोमीटर के बीच आप कहीं भी किसी, मान लेते हैं कि आप देख सकते हैं इधर आपको दिख रहा होगा ये क्षेत्र कि 0 जैसे मान लेते हैं ये हमारा है 0 से लेके 80 किलोमीटर के बीच के डिस्टेंस, और इसमें क्या है, हमारे गैसीय मिक्सचर है ये सब, ठीक है। तो इन गैस के मिक्सचर में क्या क्या है, तो इसमें हमारा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस तरह कई गैस हैं। तो आप इस पूरे क्षेत्र में कहीं से भी किसी भी जगह से आप अगर गैस का कुछ हिस्सा उठाते हैं तो उसमें आपको समान कंपोजिशन मिलेगा। किस चीज का, तो समान रेशियो में मिलेगा आपको क्या, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये सब क्या है, समान रूप में मिलेंगे, लेकिन जलवाष्प आपको समान रूप में नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि अस्थायी संगठन है। और बाकी जो हमारे बाकी के गैसेज हैं ये सब आप दिख रहे हैं, दिख रहा होगा, बाकी का क्या है,
तो अस्थाई संगठन है। तो अस्थाई संगठन क्या है? तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आप पूरे पृथ्वी के वायुमंडल में कहीं से भी अगर आप जाते हैं और गैस को ले आते हैं उठा के, तो उसमें आपको इसी रेशियो में क्या मिलेंगे? गैसेस मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? इसको कहते हैं सममंडल, या इसको कहते हैं होमोस्फेयर। तो कितने से कितने के बीच होगा? तो 0 से लेके 80 किलोमीटर के बीच होगा, ठीक। उसके बाद आते हैं विषम मंडल, जिसको कहते हैं जिसको हम लोग कह देते हैं हेट्रोस्फेयर। हेट्रोस्फेयर में क्या है? 80 से लेके 400 किलोमीटर तक होगा। यहाँ पे कैसे है? यहाँ पे जैसे आप ऊपर जाएंगे 80 से ऊपर की तरफ, तो यहाँ जो है, जो गैस है वो आवरित रूप में पाए जाते हैं, स्तरीय रूप में पाए जाते हैं। कैसे? तो आप देखिए, यहाँ हमने बना के आपको दिखाया है कि यहाँ गैसीय मिश्रण है 0 से 80 किलोमीटर तक। और अच्छा, आपके मन में ये आ रहा होगा कि आखिर यहाँ पे ये लेयर में क्यों नहीं होता है? मन में हम लोग का हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि तो फिर ऐसा क्यों होता है। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इसमें संघन ज्यादा मतलब गाढ़े रूप में यहाँ पे आपको मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स दिख रहे होंगे, ऊपर कम कम दिख रहे होंगे। ये मैटर अलग चीज हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ गैसीय मिश्रण है, गैसीय मिश्रण, और यहाँ स्तरीय है। कैसा है? स्तरीय। स्तरीय कहने का मतलब है हीलियम, हीलियम एक अलग स्तर में पाया जाएगा, हाइड्रोजन अलग स्तर में, नाइट्रोजन अलग स्तर में, ठीक है। स्तरीय, स्तरीय प्रसार है यहाँ पे गैसों का। लेकिन यहाँ पे स्तरीय प्रसार नहीं है, यहाँ सारे गैस मिक्स हैं। अब मिक्स होने के पीछे जो कारण है यहाँ मिक्सचर का, तो सबसे पहले तो पृथ्वी के पार्थिव विकिरण, जो आगे अभी हम आगे इसी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, तो वहां आपको समझाएंगे पार्थिव विकिरण क्या है। और साथ ही साथ चालन, विकिरण और संवहन, इनकी अहम भूमिका है। मतलब यही मेन लड़ाई यहीं पे हो रहा होता है गैसों के साथ। सारी एक्टिविटीज गैसों के साथ यहीं पे हो रही होती है। तो ये लोग क्या है? मिक्स हैं, कोई अस्तर नहीं बना सकती यहाँ पे, ठीक है। आगे चलें और फिर हम लोग पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, कि हमारे जो वायुमंडलीय ताप है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पे किस तरह के ताप है हमारे वायुमंडल में, या ताप कैसे विसरित हो रहे हैं हमारे वायुमंडल में। अलग अलग वायुमंडल में भी अलग अलग हिस्से पे जाएंगे तो वहाँ ताप अलग अलग पाया जाएगा। मतलब कहने का मतलब टेम्परेचर डिफरेंसेस पाए जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ताप को समझने से पहले हम एक दाब को समझा रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम जाएं और देखिए यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं हम लोग 0 से लेके 5.8 किलोमीटर के दूरी पे है, और यहाँ मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है किसके वजह से? तो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि अब ये चीज अभी हम आपको और क्लियर करा दे कि अभी बताया यहाँ संघनित है ज्यादा, मतलब घना है यहाँ पे गैसों का जो मॉलिक्यूल्स है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स क्यों हो जाते हैं? दूर दूर हो जाते हैं। तो दाब इसका एक कारण है। वो दाब कैसे कारण है? यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर आप एकदम नीचे हैं, मतलब अपने सरफेस, आप यहाँ पे खड़े हैं अर्थ सरफेस पे, तो आपके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है वो लगभग मान लीजिए मान के लीजिए मतलब 1 बार का प्रेशर पड़ता है, जो कि 1013 मिली बार के बराबर होता है, ठीक। और ये भी पता है कि 0 से लेके हमारा जो है 5.8 किलोमीटर तक के दूरी में ही हमारा जो वातावरण का टोटल जो है वो 50% हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। वायुमंडल 50%, वायुमंडल के 50% जो हमारे गैसीय हैं, गैसेस हैं, सब इसी में आ जाते हैं। और 16 किलोमीटर तक 90% वायुमंडल हमारा समाप्त हो जाता है। तो आप देखिए कि इस पे कितना दाब पड़ रहा है, तो एक बार मतलब 1013 मिली बार का, ठीक। लेकिन जैसे ही आप 5.8 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, मान लीजिए ये हमारा माउंट किलिमंजारो है, किलिमंजारो। अब आप लोग बताएंगे कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पे, क्योंकि इसका क्लास हमने पहले ही करा दिया है। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ आधा बार, अगर यहाँ 1 बार का प्रेशर लग रहा है तो यहाँ कम हो जाता है दाब। और जैसे दाब कम होगा, तो दाब कम होने के बाद क्या होता है, आप इससे समझ सकते हैं कि एक गुब्बारा लेते हैं आप, और गुब्बारा को जैसे जैसे आप ऊपर लेके जाते हैं तो ऊपर जाने के बाद गुब्बारा फट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ उस पे क्या है, तो यहाँ पे उस पे वायुमंडलीय दाब है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा उस पे वायुमंडलीय दाब कम होगा। क्यों? क्योंकि गैसों का घनत्व वहां कम होती चली जाएगी और वो फैलने लगेगा, और फैलने के साथ वो फट जाएगा। वो सबके साथ होता है। जब हम इंसान भी ऊपर ले जाए इतने दूरी पे, तो उनकी ब्लीडिंग होने लगती है। जैसे जो माउंटेन वगैरह क्लाइंबिंग करते हैं उन लोग के साथ ये होता है। तो ये होता है कि उस पे क्या हो जाता है, उस पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाते हैं, जिसके वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, हमारी जो कैपिलरीज हैं वो फट जाती हैं।
तो आगे चलें और बढ़ते चले, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो क्या होना शुरू हो जाता है, दाब कम होता है। ठीक है, तो ये हम दाब के बारे में आपको बता देते हैं। अब आते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, मतलब हमारा जो है वायुमंडलीय ताप के बारे में। तो इसका एक सिंपल डेफिनेशन पहले, वायुमंडल में ताप का स्रोत क्या है? वायुमंडल में जो अगर तापमान है तो उसका जो स्रोत है वो सन है। सन रेडिएशन मतलब सनलाइट है, जो हमारे पास क्या आते हैं, सौर्य सौर्य की किरणें आती हैं, सौर विकिरण, जिसको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं इंसोलेशन। ठीक है, तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में ऊर्जा का या ताप का मुख्य स्रोत सन ही है। ठीक है, सौर ऊर्जा के, अब पता है कि सौर्य की जितनी भी ऊर्जा है उसका हमको 2 अरबवां भाग जो है पृथ्वी पे मिलती है। ठीक है, मतलब सोच लीजिए कि सूर्य कितनी गर्म होगी, उसकी कितने कम ऊर्जा हम तक पहुंच पाती है। अब आता है सूर्यातप। अब यहाँ पे आएंगे कि सूर्यातप वायुमंडल को एकात्मक रूप से गर्म नहीं करता। ठीक है, मतलब जो सूर्यातप है या सूर्य से जो हमारे आइसोलेशन है, क्या है, इंसोलेशन है, वो हमारे वायुमंडल को एक तरीके से नहीं गर्म करता, मतलब एक ही तरीके से नहीं गर्म करता। मतलब ऐसा नहीं कि जितना गर्म यहाँ है उतना पूरा वायुमंडल एक ही जैसा गर्मी हो। तो पूरे वायुमंडल में क्या होता है, गर्मी का वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ऊर्जा का वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो वो कैसे मिलता है, तो सबसे पहला जो कारण है उसमें दिन रात की अवधि में अंतर। पहला कारण क्या है, दिन और रात की अवधि में अंतर। आपको पता है दिन रात की अवधि में अंतर के बारे में, तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी पे मान लीजिए इक्वेटर है हमारे पास, तो यहाँ से जो हमारा सूर्य तप आ रहा है, मतलब ये जो हमारी किरणें आ रही हैं सूर्य की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना दूर जाना पड़ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना दूर जाना पड़ रहा है। और ये भी पता है कि एक ही समय में पूरी पृथ्वी पर रात या दिन नहीं होता है। क्यों? अपने एक्सिस पे झुकाव के कारण। तो क्या होता है, कुछ हिस्से पे रात होता है, कुछ हिस्से पे दिन होते हैं। जैसे जिधर से सूर्य की रोशनी आ रही है तिधर तो दिन है, इधर रात है। तो रात के समय इस हिस्से का जो हमारे पास क्या होगा, वो वायुमंडल होगा, वो कैसी ठंडी होंगी, और इधर का वायुमंडल गर्म होगा। तो इस दिन रात एक फैक्टर है जिसके वजह से क्या होता है कि सूर्य का जो तापमान है पूरे वायुमंडल में एक जैसे नहीं पाए जाएंगे। अब आता है भू उच्चावच। भू उच्चावच दूसरा कारण क्या है, भू उच्चावच। और भू उच्चावच में अभी हमने आपको बताया है कि आप यहाँ पे रहेंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, जैसे कि मान लेते हैं माउंट किलिमंजारो ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो क्या हुआ, इस पे ताप ज्यादा पड़ रहा होगा कि कम पड़ रहा होगा। तो इस पे हम जब आएंगे तो यहाँ पे जैसे भू उच्चावच है, ज्यादा दूरी पे है, तो वहां ताप ज्यादा पड़ रहा होगा। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो सूर्य की रोशनी आने में टाइम लगेगा, वहां तापमान कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आप देखिए कि हमारे से हिमालय है, तो हिमालय के दक्षिणी हिस्से पे गर्मी ज्यादा होती है, लेकिन वही उत्तरी हिस्से पे आप जाएंगे तो गर्मी कम होती है। ठीक, तो भूचावच कारण है। अब सागरों से दूरी, अब हम सागर से मतलब ओशियन से कितनी दूरी पे हैं वो भी डिपेंड करता है। अगर हम जैसे आपको इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाएगा, वैसे भूखंड जो समुद्र के किनारे है, जैसे आप पढ़े भी होंगे कि तमिलनाडु में बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं होती है। क्यों? इसका कारण ये है कि ये समुद्री तट के पास है। तो आप समुद्र के तट के पास जैसे जैसे दूर जाएंगे और वहां सनलाइट आपको ज्यादा तेजी से मिल रही होगी, तो यहाँ वाष्पन के लिए कुछ नहीं है, तो आप क्या कैसा होगा, यहाँ पे महसूस आपको गर्मी ज्यादा लगेगी। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे आप, करीब आएंगे तट के, तो गर्मी कम लगेगी, क्योंकि वहाँ हवाओं में वाटर मॉलिक्यूल्स या वाष्प होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो अगला कारण है चौथा, वो है आपतन कोण। यही आपतन कोण है। आपतन कोण बोले तो बोलते हैं रे ऑफ इंसिडेंस। देखिए यहाँ इंसिडेंस एंगल है, ठीक है, ये इंसिडेंस एंगल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेटर पे पूरा 90 डिग्री पे पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप जाएंगे तो ये एंगल्स कम है। ठीक है, तो जैसे जैसे एंगल यहाँ पे कम होता जाता है तो वहां सूर्य की गर्मी भी कम होती चली जाती है। ठीक, तो ये तीसरा कारण। उसके बाद अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार क्या है, जैसे ये यहाँ से ही समझिए आप कि ये है इक्वेटर, और इक्वेटर के ऊपर क्या है, सनलाइट सबसे ज्यादा पड़ती है, तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा होता है इस क्षेत्र में। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चले जाएंगे, जैसे जैसे अक्षांशों से ऊपर जाएंगे, तो क्या होता है, इसी का आधार पे तो बटा हुआ है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र।
फिर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ना। तो ये तापमान और इसके जो है अक्षांशीय विस्तार के आधार पे, तो यहाँ पे भी मेन, लेकिन जो रीजन है, जो मेन कारण है वो सन ही है, क्योंकि सन की जो लाइट है सबसे ज्यादा यहाँ पे पड़ रही होती है किरणें, और दूर जाने पे किरणें, यहाँ पे भी क्या होता है, एंगल मेन है, फॉर्मेशन ऑफ एंगल देख सकते हैं यहाँ पे, इंसिडेंस रे की बात कर रहे हैं। तो ये इस आधार पे भी हमारे तापमान में अंतर पाए जाएंगे, किस आधार पे, अक्षांशीय विस्तार के आधार पे। अब चलते हैं जल धाराओं एवं हवाएं। अब इसके पिछले क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो आप पढ़ेंगे, क्योंकि वहां हमने जल धाराओं को के बारे में पढ़ाया है और हवाओं की गति के बारे में भी पढ़ाया है, जहां पे मैंने आपको व्यापारिक पवन के बारे में पढ़ाया था, पछुआ पवन के बारे में पढ़ाया था। तो ये जो पवनें हैं क्या करती हैं कि जो ज्यादा, मान लेते हैं कि आप, फिर से यहीं से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप यहीं से समझिए क्या होता है कि ये हमारा इक्वेटर है, और इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया है कि यहाँ पे एक निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, और निम्न दाब का क्षेत्र बनकर यहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, और फिर क्या होता है, यहाँ लो प्रेशर बन जाता है, और फिर हाई प्रेशर जो ऊपर है वहां से हवाएं इधर को बहती हैं, बह के हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है। तो क्या होता है कि यहाँ तो तापमान कम था, यहाँ तापमान ज्यादा है, तो यहाँ के ताप ट्रांसफर हुए उधर, और यहाँ पे जो कम तापमान है इधर। तो इस तरह करके क्या होता है कि तापीय संतुलन को बनाने में मदद करती है कौन, जल धाराओं के कारण भी क्या होती है, जहाँ गर्म जल धाराएं होंगी वहां का तापमान ज्यादा होगा, जहाँ ठंडी जल धाराएं होंगी वहां तापमान ठंडी होगी। हमने आपको इसके पिछले क्लास में सारी जल धाराओं को बताया है, और इसका तो आपने वो भी बताया कि जहां जहां जल धाराएं वहां मरुस्थल का निर्माण कैसे होता है, तो इससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा, तो वीडियो आप देखते रहिए। अदर वायु, उसके बाद जो है वायुमंडलीय ताप संतुलन में ये लोग मुख्य भूमिका निभाती हैं, कौन सब, तो ये हमारे जलधारा और हवाएं, हवा का प्रवाह जो है ये वायुमंडलीय संतुलन, वायुमंडल में ताप के संतुलन को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाती हैं, कौन, जलधाराएं एवं हवाओं का प्रवाह। ठीक है, तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छा लग रहा है, अगर समझ में आ रहा है, तो आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, आप सपोर्ट करिए, ताकि इसी तरह के क्लासेस जो है बहुत मस्ती में आपको पढ़ाएं, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को बहुत आसान तरीके से समझा दें, और आप भी एग्जाम, बड़े बड़े एग्जाम निकालने के काबिल हो सकें। तो जलधारा बता दिए। अब आता है मानवीय वातावरण। मानवीय वातावरण की वजह से भी क्या है, लेकिन ये क्या है कि हमारे जो मानवीय वातावरण है ये पूरे वायुमंडल के क्षेत्र पे नहीं होता है, लेकिन वायुमंडल के कुछ हिस्से पे जहां हम लोगों ने सिटी बना के रखा हुआ है, या मानव एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, तो वहां पे भी क्या है कि मशीनों के वजह से, या वहां के जो कुछ ऐसा निर्माण कर लिए हम लोग, तो वहाँ क्या होता है कि गर्मी ज्यादा होती है वहाँ पे। जैसे आप बड़े बड़े शहर में जाएंगे तो वहाँ गर्मी ज्यादा होती है, ठंडी के मौसम कई शहर है जहाँ आती भी नहीं अच्छे से। तो ये जो है मानवीय कारण भी है, जिसके वजह से सूर्यताप जो है, या तापमान जो हमारे वायुमंडलीय तापमान, वो अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आता है वायुमंडलीय तापन। अच्छा, वायुमंडल, यहाँ पे आप देखेंगे जो हवाओं का प्रवाह होता है हमारे पास, वो किस तरह का प्रवाह होता है, तो हवाओं का प्रवाह दो तरीके के देखने को मिलेगा। जैसे हम बताए कि इक्वेटर पे जो हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, कहाँ उठेंगी, गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ उठेंगी, तो वहां पे देखिए किस तरह का, ऊपर जब उठा है तो कैसा प्रवाह हो रहा है, हवा का लंबवत प्रवाह हो रहा है। लेकिन वहीं जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही है हवाएं, उसमें किस तरह का प्रवाह हो रहा है, तो उसमें जो प्रवाह हो रहा है वो क्षैतिजिक प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो यही बता रहा है कि वायुमंडल में जो ताप का प्रवाह होता है वो दो तरीके से होता है, एक क्षैतिजिक प्रवाह होता है और एक लंबवत प्रवाह होता है। ठीक है, तो संवहन क्रिया जो होता है वो लंबवत प्रवाह होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है संवहन क्रिया। और वही एक होता है एडवेक्शन, एक होता है एडवेक्शन। एडवेक्शन जो होता है वो क्षैतिजिक प्रवाह होता है, क्षैतिजिक प्रवाह एडवेक्शन का काम करता है। और हमारे लंबवत प्रवाह मतलब ऊपर से नीचे की तरफ लंबवत प्रवाह देख सकते हैं, ये सब लंबवत प्रवाह हो रहा है इस तरह। ठीक है, तो ये लंबवत प्रवाह है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्शन। तो एडवेक्शन और कन्वेक्शन के बीच में भी अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या है कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं लंबवत वितरण। जो हमारा तापमान है उसका लंबवत वितरण पढ़ने जा रहे हैं। जब हम वायुमंडल के अलग अलग स्तर को पढ़ते हैं, ठीक है, अलग अलग जो गैसें हैं जो फैली हुई है हमारे वायुमंडल में, उसके बारे में जब पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें हमको लंबवत पढ़ना है।
क्षैतिजिक नहीं पढ़ना, लंबवत पढ़ना है, ठीक है। तापमान का वितरण है, क्षैतिजिक भी होता है, लेकिन हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है लंबवत वितरण, ठीक। तो लंबवत वितरण आपको पता है कि हमारे वायुमंडल को उसके गैस के आधार पे, गैसों के मतलब उसके घनत्व के आधार पे हम लोगों ने कई जगह कितने भागों में इसको बांट दिया है। तो एक तो हमने बांटा हुआ है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और फिर आयन मंडल जिसको कहते हैं थर्मोस्फीयर, ठीक है। तो अब एक एक करके स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और उसके बाद हम लोग यहाँ जा रहे हैं आइनोस्फीयर पढ़ेंगे और मीजोस्फीयर, ये मध्य मंडल है जिसको कहते हैं मीजोस्फीयर अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी वाले भी इसको समझते जाएं। तो हम इसमें देखेंगे कि किस तरह का प्रवाह होता है। तो पहला जो हम लोग मंडल पढ़ने जा रहे हैं तो वो पहला हमारा है और वो वो जो है हमारा क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के बारे में, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो कहाँ पे, तो जो पोल है, पोल या ध्रुव पे जो है, ध्रुवों पे जो इसकी ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर की है, ठीक। लेकिन वही अगर हम भूमध्य रेखा के पास जाएं तो वहां पे जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है 18 किलोमीटर की है। तो इन दोनों का एवरेज अगर मान लीजिए क्षोभ मंडल का जो हमारा एवरेज ऊंचाई है वो कितनी है, तो 13 किलोमीटर की है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर तो सबसे पहले गैसों का घनत्व सबसे ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है ना। जलवाष्प का 99% हिस्सा, जलवाष्प के 99% हिस्सा आपको इसी क्षेत्र में मिलेंगे। तो अब देखिए इसको और देखें तो यहाँ धूल कण बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। मतलब जितनी भी हमारे वायुमंडलीय एक्टिविटीज होती हैं जैसे बादल का बनना है कि नहीं, ये सब कोहरा वगैरह जितनी भी होती है ये सब किसके अंदर होता है, तो इसी के अंदर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसको आपको क्षोभ मंडल में देखने को मिलेगा, स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को ट्रोपोस्फीयर में देखने को मिलेगा, सॉरी। अब यहाँ पे आएंगे तो ये 18 किलोमीटर तक हो गए। अब यहाँ ताप को देखते हैं कि जो हमारा ये क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में ताप किस तरह है। तो क्या हुआ कि आप देखिए कि यहाँ मान लेते हैं कि ये प्लस में 20 डिग्री सेल्सियस है हमारा और यहाँ माइनस, मतलब तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता जा रहा है, तापमान इस मंडल में तापमान जो ऊंचाई के साथ गिरती चली जाती है, ठीक। तो तापमान गिरती किस रेट से गिरती है तापमान, तो क्या होता है हर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाती है, मतलब तापमान का हास्य होता है। और वही 1 किलोमीटर तक अगर जाए तो 6.5 डिग्री की कमी आ जाती है। तो जो ये ताप गिर रही है, ये जो ताप गिर रही है इसी को कहते हैं हास्य दर। क्या कहते हैं इसको, हास्य दर कहते हैं, ताप हास्य दर। तापमान का क्या हो रहा है यहाँ पे, गिर रहा है ताप, ठीक है कि नहीं। तो आगे चलें और यहाँ पे क्या हुआ, जितनी भी बताएं कि मौसमी प्रक्रियाएं जितनी है, मौसमी घटनाएं जितनी है सब इसी में होती हैं, ठीक है। अब 18 से 50 किलोमीटर तक अगर जाए तो एक चीज और देखिए, जहां पे खत्म हो जाती है हमारे, मतलब कहने का ये है कि क्षोभ मंडल जहां खत्म होती है ये सीमा, इसको क्षोभ सीमा कहते हैं। तो जितनी हमारी जेट प्रवाह है, हवाओं का क्षैतिजिक प्रवाह को ही हम जेट प्रवाह कहते हैं। तो जो हवाओं का जेट प्रवाह है वो कहाँ पे होता है, क्षोभ सीमा के ऊपर होता है। जब आगे आपको पढ़ाएंगे, जहाँ हेडली के बारे में पढ़ाएंगे, उन्होंने सबसे पहले ये जो है जेट प्रवाह के बारे में बोला था, तो उसमें भी आपको पढ़ने को मिलेगा। अब आगे चलें, 18 से लेके 50 किलोमीटर तक समताप मंडल है। क्या है, समताप मंडल है। तो समताप मंडल में क्या होता है कि यहाँ तो तापमान देखिए गिरता हुआ नजर आया तापमान, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर गए तापमान, लेकिन यहाँ क्या हुआ, तापमान बढ़ना शुरू हो गया अचानक से। तो क्या ये हैरानी वाली बात नहीं है कि जहाँ हम तो ये पढ़ रहे हैं कि 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम हो जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे समताप मंडल में तापमान फिर से दोबारा बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है भाई, तापमान बढ़ने के पीछे कारण है कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे 20 से 30 किलोमीटर के बीच में हमारा एक क्या है, एक ओजोन परत बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ओजोन परत बना है। तो क्या हुआ कि यहाँ इस पूरे रीजन को गर्म होने के पीछे एक कारण है, वो कारण ये है कि यहाँ पे क्या है, मानते हैं O2 गैसेस है हमारे पास, क्या है, O2 गैसेस हैं और एक फ्री गैस भी है O। और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, ये दोनों गैसों का आपस में जब मिलके एक्चुअली में जो यहाँ ओजोन परत का जो निर्माण हुआ है O2 और O को मिलने के साथ हुआ है, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जहाँ हीट रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जो रिएक्शन होने के लिए हीट की जरूरत होती है दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है और
ओजोन का निर्माण हो रहा है। ओजोन के निर्माण होने के क्रम में खूब सारा मात्रा में हीट भी क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। तो इस क्षेत्र में जो हीट रिलीज हो रहा है, इसी के वजह से तापमान इसमें बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहें ताकि आप भौतिक भूगोल का कंप्लीट क्लास कर सकें। तो 50 किलोमीटर तक हम लोग क्या पढ़ लिए, समताप मंडल के बारे में पढ़ लिए। तो समताप मंडल ऐसा क्षेत्र है जहाँ क्या होती है, वायुयान वगैरह उड़ाई जाती हैं। इसलिए वायुयान उड़ाई जाती है कि ये साफ होता है, यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती, यहाँ बादल नहीं बनता। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो क्षोभ मंडल में बादल का निर्माण होता है, मौसमी घटनाओं के कारण कभी कभी यहाँ साफ नहीं रह पाता। और ये क्या है, यहाँ पे इतनी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, तो आराम से यहाँ पे क्या है, वायुयान वगैरह उड़ाया जा सकता है। तो आपको ये भी पता चल गया कि समताप मंडल में इतनी ज्यादा गर्मी क्यों होती है। तो यहाँ से इसको कहते हैं लैप्स रेट। क्या कहते हैं, इसका अंग्रेजी आपको नहीं बताया तो आप सुन लीजिए। जो तापमान गिर रहा है, गिरते हुए तापमान को लैप्स रेट कहते हैं। और इसको कहते हैं रिवर्स लैप्स रेट। मतलब इधर जो है, जो हमारा हाथ से हो रहा है वो अब विपरीत हाथ से, मतलब बढ़ रहा है तापमान। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चले तो 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक चले तो इसको हम कहते हैं मध्य मंडल। क्या कहते हैं, मध्य मंडल। और मध्य मध्य मंडल कहाँ है, 80 किलोमीटर तक है। तो इसमें क्या है कि जब पहला ये ऐसा जगह है, यहाँ अब आने के बाद यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और भी कम हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि ताप, जो हमारे ऊपर दाब है, दाब बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन जितने भी अभी हमने आपको बताया था कि जो हमारे वायुमंडल है वो क्या करता है कि वो कवच के रूप में काम करता है, उल्का से बचाने का काम करते हैं। तो जो उल्काएं हैं, तो सबसे पहले जो इसी मंडल में आपको मिलेगा। इस मंडल में जो है हमारे पास मध्य मंडल, इसमें उल्काएं चमकते हुए नजर आती हैं। ठीक है, कभी कभी हम लोगों को लगता नहीं है कि स्टार गिरा है और चमक रहा है, चमकता हुआ नजर आता है। वो एक्चुअली में स्टार होता नहीं है, वो एस्ट्रॉयड होता है। ठीक है ना, उल्काएं होती हैं। तो क्या होता है, यहाँ इस मंडल में आने के बाद इसमें घर्षण उत्पन्न होता है। उस घर्षण की वजह से क्या होता है, इसमें आग लग जाती है और वो जलते हुए नजर आता है। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पे उल्काएं चमकती हुई या गिरता हुआ स्टार की तरह दिखती हैं। आगे चले आप 80 से लेके 640 किलोमीटर तक अगर हम चलें तो ये क्या है, तो आयन मंडल है। क्या है, आयन मंडल, या इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं थर्मोस्फेयर। अब इसके अंदर क्या है, अब अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि 0 से लेके 80 किलोमीटर तक जो है वो किस तरह का है, तो हमारा सममंडल है। मतलब यहाँ पे जो है गैस जो है मिश्रित रूप में है। लेकिन 80 से अब ऊपर जाएंगे तो ये कैसा होगा, विषम मंडल होगा, जिसको कहते हैं हेट्रोस्फेयर, जो कि 80 से 400 तक होगा। और यही हमारा है थर्मोस्फेयर। ठीक है, तो थर्मोस्फेयर हेट्रोस्फेयर का पार्ट है। तो इसमें जो है स्तरीय होते हैं, जैसे ये हीलियम के स्तर है, सॉरी हाइड्रोजन, हीलियम, तो उसके घनत्व के आधार पे, उसके वजन के आधार पे, ठीक है कि नहीं, ये लेयर में होती हैं, यहाँ पाई जाती हैं गैसें। लेकिन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है गैस यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझते हैं कि इसको हम आयन मंडल क्यों कहते हैं। और आयन मंडल इसलिए कहते हैं कि पता है कि यहाँ पे जो सन के आइसोलेशन आता है, जो सन आइसोलेशन यहाँ पे आए, मतलब सन का किरण जो पड़ता है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ कुछ एक एटम है, आप देख सकते हैं ये एक एटम है। और इसके ऊपर क्या है, अब देखिए एक चीज और आपको समझने की यहाँ जरूरत है कि सूर्य की जो विकिरण है, या सूर्य की किरणें जो आती हैं, वो किस तरह की किरणें हैं, जो सूर्य से लगातार मतलब पृथ्वी पे आ रही होती है, वो एक लघु किरणें होती हैं। अब लघु किरण क्या होती है, दीर्घ किरण क्या होती है, इसको भी अभी हम आपको समझाते चलेंगे। लघु किरण को आप समझिए। लघु किरण देखिए, हमारी जो प्रोपगेशन होता है, मतलब लघु किरण, ध्यान से आप समझिए इसको, इधर हम बना दे रहे हैं। अब हमारे जो लाइट का जो प्रोपगेशन होता है वो इस तरीके से चलती है। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच को क्या कहते हैं, लेमड़ा से डिनोट करते हैं हम लोग, और ये भी नीचे आते हैं, ये कहते हैं शीर्ष, और ये इसको कहते हैं गर्त। पहले पहले क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं, जहाँ पे शायद रेडिएशन के बारे में ही पढ़ाया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों के बीच को कहते हैं लेमड़ा से दिखाते हैं। ठीक, तो ये जितनी बार ये रिपीट जैसे ये है हमारे पास लेमड़ा, इसके बीच की जितनी कम, अच्छा रुकिए, तो इसको समझने से पहले अब एक चीज समझिए पहले कि ये कहाँ पे थे हम लोग, तो हम लोग आ गए हैं आयन मंडल में थे। तो आयन मंडल में हम ये बताए कि शॉर्ट वेव आती है, यहाँ पे क्या आती है, शॉर्ट वेव, कहने का मतलब है दीर्घ किरणें,
लघु किरणें आती हैं यहाँ पे, लघु किरणें। तो लघु किरणें जो होती हैं उनकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। आवृत्ति ज्यादा होने के कारण उसमें एनर्जी भी ज्यादा होती है। अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है जैसे, लेकिन ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, ठीक है ना। इन सब में जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था तो क्या होता है, हम महसूस कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप एक आग जला के आप उसके बगल में बैठे हुए हैं, आग जलाते हैं ठंडी में, आप आसपास बैठे होते हैं तो क्या होता है, उसके एयर मॉलिक्यूल्स गर्म होकर आप में टकराती हैं और आपको गर्मी लगती है। लेकिन ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ तो एयर मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, बहुत दूर दूर में है। तो यहाँ आपको महसूस तो ठंड होगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ तापमान बढ़ते थे। मतलब स्पेशल टाइप की यहाँ जो मेजरमेंट डिवाइस आता है जो इसको मेजर कर सकती है, ठीक है कि नहीं। तो वहाँ तापमान इसलिए बढ़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि जब यहाँ पे शॉर्ट वेव आती है और यहाँ के एटम्स मतलब जो भी एयर मॉलिक्यूल उसके पार्टिकल पे टकराती है तो क्या हो जाता है, उसमें एक वाइब्रेशन आ जाता है। और वाइब्रेशन, किसी भी पार्टिकल में वाइब्रेशन आने के कारण उसमें हीट बढ़ जाती है, ठीक है। और ये हम अभी बता रहे कि ये शॉर्ट वेव है। तो शॉर्ट वेव क्या है कि इसको इस पे तेजी से चार्ज कर देती है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझिए कि मान लेते हैं ये है हमारा एटम, ये मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन हमारा इस सेल में है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है इनर सेल, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ है, आउटर सेल में है। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है कि 2 कंडीशन होगा। इसके ऊपर जो हमारे पास ये शॉर्ट वेव है, शॉर्ट वेव इंसोलेशन है, ठीक है। ये जब इसके ऊपर पड़ती है तो क्या होता है कि चार्ज हो जाती है। इसके ऊपर पड़ा, देखिए 2 घटना से आप इसको समझिए। पहला घटना तो ये हमारा एटम है, इसके ऊपर पड़ा, आउटर इनर सेल में तो बता दिए कि 2 इलेक्ट्रॉन है, अपर सेल में कितने, 4, बाहर वाले सेल में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हुआ कि इसके ऊपर पड़ा, ये जो किरणें आई, शॉर्ट वेव आई, तो इसको क्या कर दिया, तो इसको आयोनाइज कर दिया। आयोनाइज करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ से बाहर की तरफ भाग गई, ठीक। जब ये इलेक्ट्रॉन भागी बाहर की तरफ तो 2 घटनाएं एक साथ होंगी यहाँ पे। एक तो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ गया और दूसरा ये है कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ के जो बाहर वाले सेल में, बाहर के एक्सिस में कक्ष पे जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ गए, ठीक है। तो जो अंदर के तो क्या हुआ कि ये होने की इस प्रक्रिया में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। क्या होता है, हीट भी रिलीज होता है, जिस वजह से यहाँ पे क्या है कि इसमें टेम्परेचर बढ़ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे आए तो जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने एक्सिस में जाने लगती हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन तो चार्ज होकर बाहर गई और बाद में जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर कक्ष से अंदर की तरफ जंप कर जाती है अपने सेल को, ठीक है। तो जब ये अंदर जो जा रही होती है तो ये अपने साथ एक लाइट रिलीज करती है, ठीक है, जाते हुए एक रोशनी छोड़ती है, लाइट छोड़ती है, जो कि यहाँ इस वाले क्षेत्र में आपको जो है थर्मोस्फेयर में देखने को मिलेगा। और उसी लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, अरोरा कहते हैं। तो अरोरा का दो रीजन है। एक तो ये रीजन है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाती हैं, फिर जब अंदर आते हुए कुछ लाइट्स को छोड़ती हैं, और वो लाइट जो है इन गैस के स्तर में, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है, इसमें अलग अलग कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे अरोरा है, अरोरा बहुत अच्छा देखने में लगता है। आप पढ़े होंगे इससे पहले, यह पता है कि हमारी पृथ्वी के जो नॉर्थ पोल पे है, नदर्न हेमिस्फेयर में जाएंगे नॉर्थ पोल पे, तो ऑरोरा बोरियोलिस देखने को मिलता कहते हैं। और यही चीज अगर यहाँ देखने को मिले, ये चमकदार चीजें इधर, तो उसको ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका कारण सिर्फ ये नहीं है, हमारी पृथ्वी के एक ग्रेविटेशनल फोर्स है या मैग्नेटिज्म, मतलब एक मैग्नेटिक फोर्स हमारी पृथ्वी मैग्नेट की तरह काम करती है, उसके अनुसार भी ये होता है, ठीक है। लेकिन अभी हमको ये समझना, आगे वो समझेंगे जाके। अब चलते हैं वायुमंडलीय ताप परिवर्तन के कारण। हमारे वायुमंडलीय ताप में जो परिवर्तन हो रहा है उसके और क्या क्या कारक हैं, तो अभी यहाँ से बताया, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहला हमारा कारण है जो है सूर्यातप, ठीक है। तो ये तो बताया अक्षांशीय आधार पे कि अक्षांश के आधार पे हमारे जो है सूर्यातप अलग अलग है, इक्वेटर पे अलग है, और ऊपर जाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद अलग मिलेगा। इस तरह पोलर रीजन में जाएंगे तो वहां तापमान अलग देखने को मिलेगा। और दूसरा जो है, तो ये हो गया सूर्यतप के कारण तापमान का अलग होना। दूसरा है चालन। चालन बोले तो कंडक्शन। कंडक्शन कैसे होगा कि हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी जब गर्म हो जाती है
किसके वजह से, सूर्य की किरणों की वजह से जब गर्म होती है पृथ्वी, तो पृथ्वी को गर्म होने के बाद वो क्या करती है कि उसके पृथ्वी के कांटेक्ट में हवाएं आती हैं, तो हवा के मॉलिक्यूल्स भी गर्म हो जाते हैं और इस तरह क्या होता है कि तापमान ऊपर बढ़ता है। इसके मतलब कंडक्शन होता है, उसके अंदर चालन होता है। ठीक है, जैसे आप कंडक्शन के बारे में आपको अगर जानना है तो क्या होता है इसमें, एक जैसे कि लोहे का छड़ लीजिए, उसको गर्म करिए तो आपके हाथ तक गर्मी पहुंच जाएंगी, तो ये उसी को कंडक्शन कहते हैं। तो इसी तरह हमारी जो है पृथ्वी भी अपनी गर्मी पहुंचा देती है, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में पहुंचा देती है, वायुमंडल में पहुंचाती है। तो किस माध्यम से पहुंचाती है, किस प्रोसेस से, तो वो कंडक्शन के प्रोसेस से पहुंचाती है। उसके बाद आता है विकिरण या रेडिएशन। तो रेडिएशन ही है, क्या है, ये देख सकते हैं जो हमारे सनलाइट आ रही है वो क्या है, एक तरीके का रेडिएशन ही तो है। तो वो रेडिएशन डायरेक्ट हमारे क्या होता है, मॉलिक्यूल से टकरा के उसको गर्म करती हैं। ठीक, तो ये रेडिएशन है। अब आगे आगे आते हैं और संवहन की बात करते हैं। क्या करते हैं, संवहन। तो संवहन में क्या है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है संवहन में कि जैसे कि सनलाइट सबसे ज्यादा कहाँ पे पड़ रही है, तो सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा हमारा इक्वेटर पे पड़ रही है, वहां हवाएं क्या होती है, गर्म होती है और ऊपर की तरफ उठ जाती है। क्या होती है, तो ये संवहन दो तरीके की होती है। हम पहले बताए कि एक तो यहाँ संवहन की क्रिया देखिए कैसे होती है, ये संवहन है। यहाँ पे हवाएं क्या हुई, गर्म होने के बाद हमारी इक्वेटर विषुवत रेखा यहाँ पे ऊपर उठी, तो जब ऊपर उठ रही है, ऊपर लंबवत, तो ये एक तरीके का क्या हुआ, ये इसका जो संवहन है वो लंबवत हुआ। ठीक है, इसको कन्वेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक निम्न दाब का क्षेत्र बना और फिर यहाँ की हवाएं जो है, जहाँ यहाँ पे उच्च दाब की क्षेत्र है, तो ये हवाएं ऐसे बहते हुए आएंगी, मतलब क्षैतिजिक प्रवाह होगी, इन हवाओं की क्षैतिजिक प्रवाह होगी और इन हवाओं की जो ऊपर की तरफ उठेगी, गर्म होके ऊपर की तरफ। ठीक है, विषुवत रेखा पे हवाएं क्या है, यहाँ गर्म हुई, ऊपर भागी, ऐसे देखिए मार्कर ऊपर की तरफ गई। लेकिन साइड की हवाएं कैसे आएंगी, जो उच्च दाब की हवाएं हैं वो इस तरह से बहते हुए उसको आएंगी भरने के लिए। तो क्षैतिजिक प्रवाह हो रहा है। तो जब क्षैतिजिक प्रवाह हो रहा है और वो तापमान में अंतर भी ला दे, दैट इज नोन एज एडवेक्शन, दैट इज नोन एज एडवेक्शन। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। तो आपको पता चल गया कि वायुमंडलीय ताप परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं, सूर्य तप है, चालन है, विकिरण है, संवहन है। ठीक, अब जो बात है उष्मा बजट के बारे में पढ़ेंगे। उष्मा बजट क्या है, तो पहले आप सिंपल डेफिनेशन देख लीजिए कि एक सूर्य की किरणें जो हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है, ठीक है, और दूसरा है हमारी पृथ्वी के द्वारा जो वो रेडिएशन को वो ताप को लौटा दिया जाता है। कहने ध्यान से देखिए, सूर्यातप और पार्थिव किरण में संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान बना रहता है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी के पास टेंडेंसी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके पास एक टेंडेंसी है, चाहे वो किसी भी ताप पे हो, वो क्या होता है कि पार्थिव किरणों को छोड़ता है। ठीक है, हीट को रिलीज करता है, तो वो उसी को कहते हैं पार्थिव किरण। तो एक तो जो है हमारे पास कि लघु किरणें आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, तो हमारे सन से आ रही है, और साथ ही साथ हमारी जब पृथ्वी उन किरणों के माध्यम से गर्म होती है तो क्या होती है कि ये वो उसको वापस भी लौटा देती है। ठीक है, तो सन से गर्म हुई पृथ्वी और पृथ्वी उस उष्मा को वापस लौटा देती है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि हमारी पृथ्वी पे तापमान संतुलन बना हुआ रहता है। तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, उष्मा बजट कहते हैं। ठीक है कि नहीं, तो संतुलन के सूर्यातप और पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है। तो अगर हम इसको अच्छे से समझिए, सूर्यातप जो होता है हमारा, उसको अगर हम मान लेते हैं कि 100 इकाई है, मतलब सूरज से जो आ रही है रोशनी हमारे वायुमंडल में, वो मान के चलते हैं 100 इकाई है। और वायुमंडल में क्या है, अब जो सूर्यातप है हमारे पास आ रही है वो एक रेडिएशन है। ठीक है, और रेडिएशन को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो क्या होता है कि वो हमारे, जैसे हम बता रहे हैं कि सूर्यातप है या जो सोलर रेडिएशन है, वो डायरेक्टली हमारे वायुमंडल को गर्म नहीं करती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि वायुमंडल में जो हमारा वायुमंडल में जो हीट का प्रवाह होता है या गर्मी है हमारे वायुमंडलीय, वो किसके वजह से होता है, तो वो पार्थिव किरणों के वजह से होता है। और पार्थिव किरणें कौन रिलीज करती हैं, तो हमारी पृथ्वी जो है वो रिलीज करती है पार्थिव किरणें। ठीक है, तो इनडायरेक्टली कहेंगे तो मतलब हमारा सूर्यतप इसमें रिस्पॉन्सिबल है।
पर डायरेक्टली देखा जाए तो सूर्य की किरणें जो है वो कैसी हैं, तो शॉर्ट वेव है, लघु किरणें हैं। और लघु किरणों के जो लघु किरणें होती हैं उनके पास एनर्जी ज्यादा होती है, जो कि हमारे वायुमंडल के स्तर को भेदते हुए नीचे की तरफ आ जाती है, और वो हमारे वायुमंडल को गर्म करने में अपनी कोई भूमिका नहीं निभाती है, ठीक है। और वो डायरेक्ट पृथ्वी पे टकराती है, पृथ्वी पे आती है, और पृथ्वी पे आने के बाद हमारी पृथ्वी को गर्म कर देती है, और पृथ्वी फिर से उस उष्मा को रिलीज कर देती है, ठीक है। तो कितना उष्मा हमारी पृथ्वी ने लिया है और कितने उष्मा को वापस कर दिया है, इसके बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो यही हमारा उष्मा बजट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि सूर्य से जो हमको मिल रहा है, किरणें मिल रहे हैं, जो हमारे पास आइसोलेशन आ रहा है टोटल, तो उसको 100 इकाई मानते हैं, और फिर 100 इकाई मान के आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी पृथ्वी उसको वापस चली जाती है। तो 100 इकाई मान लेते हैं यहाँ से। अब एक चीज तो पहले बता दिए कि कोई भी बॉडी हो तो उसके पास क्या होता है कि एनर्जी मतलब सॉरी हीट रिलीज करने की टेंडेंसी होती है, बता चुके हैं। मानिए कि यहाँ क्या है, 100 इकाई के टोटल वो हमारे पास क्या आ जाता है। और ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो यहाँ सनलाइट है जो हमारे पास आ रही है, या किरणें जो आ रही हैं, लघु किरणें हैं, ये सब क्या है, लघु किरणें। और लघु किरण जो होती हैं वो ज्यादा एनर्जेटिक होती है, ठीक है। लघु किरण जो होती है वो एनर्जेटिक होती है क्योंकि उनके बीच का जो वेवलेंथ होता है बहुत कम होता है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इनका प्रोपगेशन कैसे होता है। इस तरह का होता है, अभी हम बताए नहीं। अब इनके बीच का देखिए वेवलेंथ लेमड़ा से दिखा रहे हैं ना, दो शीर्ष के बीच या दो गर्त के बीच को हमको क्या कहते हैं, इसको लेमड़ा कहते हैं। तो इनका जो प्रोपगेशन होता है इसी फॉर्म में होता है, ठीक है, लाइट एनर्जी। अब जितना ज्यादा, अब एक ये हो गया और एक आप ये देख सकते हैं, एक करीब करीब होगा ये। अब इसमें क्या है, इसमें ज्यादा दूरी पे ये नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो ये कहलाएंगे लॉन्ग वेव। क्या कहलाएंगे, इसमें देखिए जो वेव है वो लॉन्ग है, लॉन्ग वेव है, ठीक है। इसके लेमड़ा देखिए, लेमड़ा का मान देखिए क्या है, ये दूरी है, ज्यादा दूरी है, और इनके बीच की दूरी कम है, ठीक है ना। तो ये होगा हमारे पास शॉर्ट वेव। क्या होगा, शॉर्ट वेव। और शॉर्ट वेव क्या होता है, इसमें एनर्जी ज्यादा होता है, लेकिन ज्यादा एनर्जी है, अब पेनिट्रेटिंग पावर भी ज्यादा होता है। और ये जो लॉन्ग वेव है, ये लॉन्ग वेव क्या होती है, ये भेदन शक्ति इसमें कम होती है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कहाँ से, और भी समझिए, जब हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे वहां से भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट है यहाँ पे। अब इसका हम वो दिखाने जा रहे हैं आपको कि फ्रीक्वेंसी किसकी कितनी ज्यादा है। जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा एनर्जी के साथ उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी, ठीक है। व्हाइट लाइट में हमारे वीवी ग्योर पहले पढ़ लिए थे। उसके बाद अगर देखा जाए व्हाइट लाइट के बाद, तो इधर हमारे पास है अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज। तो यूवी रेज, और इधर यहाँ पे आ जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा हमारे पास एक्स रे। एक्स रे के बाद हमको जो मिलेगा वो गामा रे, ठीक है। और इधर चले तो इनकी क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी कम है। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। इनकी वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ भी इनकी कम है। और जैसे जैसे आप इधर को जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड रे। उसके बाद अगर चलें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद है रेडियो वेव, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास है गामा रे, सॉरी व्हाइट रे। तो इसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट रेज। और सोच लीजिए कि अल्ट्रावायलेट रेज क्या होता है, कि अल्ट्रावायलेट रेज जब नुकसानदेह होता है अल्ट्रावायलेट रेज क्यों, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज किसको, अल्ट्रावायलेट रेज से हमको कौन यहाँ पे बचा रहा है, तो हम पहले बता दिए आपको, ओजोन परत बचा रही है वो। तो अल्ट्रावायलेट रेज का जो वेवलेंथ है, यहाँ वेवलेंथ कम होती है। यहाँ पे क्या होते हैं, वेवलेंथ कम होती है। इनकी वेवलेंथ ऐसे होंगी, देखिए ये ऐसे। और यहाँ इन लोगों का अगर देखेंगे इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसलिए ये सब इतना नुकसानदेह नहीं होता है। रेडियो वेव इतना ज्यादा नुकसानदेह नहीं है, ठीक है ना। माइक्रोवेव नहीं है, इंफ्रारेड रेज नहीं है जो हमारे देखने को मिलेगा आपको रिमोट्स वगैरह। लेकिन वहीं अगर आप यहाँ देखें अल्ट्रावायलेट रेज खतरनाक है मेरे लिए, हम लोगों के लिए। तो वायुमंडल तो पता है कि हमको इससे बचाता है कौन यहाँ पे, तो ये हमारा बचाता है ओजोन लेयर।
और फिर यहाँ पे जाएंगे तो एक्सरे, एक्सरे पता है क्लिनिकल यूज है एक्सरे का। हड्डियाँ वगैरह, हड्डी वगैरह टूटती हैं या कुछ इंटरनल चोट वगैरह आती है तो एक्सरे से पता करते हैं। लेकिन ये खतरनाक होता है, क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट वेव है, ज्यादा एनर्जी है इसके अंदर, और फिर गामा रे। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो जितने भी ये शॉर्ट वेव हैं, तो हम मिटा दे रहे हैं इसको, जितने भी शॉर्ट वेव हैं वो हमारे वायुमंडल को हीट करने में उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो दोस्तों आप जो है समझते जाइए, लेकिन चैनल को लाइक करिए, हमें बहुत आप लोगों के लिए मेहनत भी करना पड़ रहा है, तो आप हमें हिम्मत देते रहिए। हम इस तरह के जो है भौतिक भूगोल के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो अब उष्मा बजट की तरफ वापस लौटते हैं। आपको हम वेव के नेचर को बता दिए, ठीक है ना, शॉर्ट वेव क्या है और लॉन्ग वेव क्या है। तो आप देखिए, तो जो हम 100 यूनिट यहाँ से मान ले रहे हैं, तो क्या है कि ये हमारा अंतरिक्ष है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में क्या होता है कि कुछ अंतरिक्ष से ही जो यहाँ निकल के आती हैं, कुछ किरणें निकलती हैं, वो बहुत चीज रिफ्लेक्ट, बहुत ऐसी धूल कण है या कुछ और भी चीजें हैं जिससे रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती हैं। तो अंतरिक्ष से ही वापस रिफ्लेक्ट होके चली जाती हैं, वो कितने हैं? तो 6 इकाई जो है वापस चली जाती है अंतरिक्ष से ही। और 27 इकाई ऐसे हैं जो हमारे वायुमंडल के सीमा से, वायुमंडलीय सीमा से टकरा के वापस चली जाती हैं। कितने? 27% परावर्तित हो जाती है। ठीक है, और जो 2%, अब क्या है कि हमारी पृथ्वी के आप देखेंगे बनावट, तो ध्रुवीय हिस्सों पे जाएंगे, ध्रुवीय हिस्सों पे बर्फ की चादरें देखने को मिलेंगी। ठीक है, जमी हुई है। तो क्या है, एक वाइट है ये, और ये रिफ्लेक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? रिफ्लेक्टिव होते हैं। तो ये 2% जो हमारे रेडिएशन है, जो यहाँ से रेडिएशन है, उसको 2% रिफ्लेक्ट कर देती है। तो टोटल रिफ्लेक्शन कितना हो गया? मतलब हमारे वायुमंडल में ने मतलब डायरेक्टली कितने को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, मतलब उसमें रिफ्लेक्शन के वजह से जो वापस चली गई, मतलब आप समझिए कि इसको जाने में ना तो चालन का कोई रोल है, ना ही विकिरण का रोल है, ना संवहन का रोल है, तो वापस चली गई हैं। ठीक है, तो कितने हैं? तो 6%, 27%, और हमारे पास ये कितने चली गई? तो 2%। और ये तीनों को मिला दिया जाए तो ये 35% बन के आती है। मतलब ये 35% टोटली क्या हुआ है? रिफ्लेक्ट होके गई हैं। तो जो रिफ्लेक्ट होके, जो किसी स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई रेडिएशन, उसको हम क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। तो एल्बिडो कितना है? 35% है। ठीक है, अब हमारे पास जो टोटल वायुमंडल के अंदर आता है वो कितने आ जाती है? 65% आया, जिसमें 14% हमारे वायुमंडल में ही रह गए, मतलब वायुमंडल मॉलिक्यूल्स के अंदर चले गए, और उसमें से 51% हिस्सा जो हमारी पृथ्वी के सरफेस को गर्म करने में लग गई। ठीक है, और ये 51% जो है, अब देखते हैं कि ये 51% का खर्च कैसे कर रही है हमारी पृथ्वी। तो पहले तो गर्म हुई पृथ्वी, लेकिन जैसे जैसे हमारी पृथ्वी ठंडी होती जाएगी, वो पार्थिव किरण के रूप में इसे वापस छोड़ेंगी। अभी बताया कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट है और वो अपने एनर्जी को रिलीज करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण कहते हैं। ठीक है, तो पार्थिव विकिरण के रूप में डायरेक्टली कहाँ पे पहुंच जाती है? अंतरिक्ष में पहुंच जाती है। वो है 17%। मतलब ये डायरेक्ट कहाँ पे, बिना हमारे वायुमंडल को ज्यादा प्रभावित किए कहाँ पहुंच जाती है? तो अंतरिक्ष में। तो वो कितनी है? 17%। ध्यान से समझिएगा। और 51 में 17%, अब 34% जो हमारा बचा है पृथ्वी का, वो कहाँ होगा? वो संवहन के माध्यम से, या उसी के अंदर चालन का माध्यम होगा, संवहन का माध्यम होगा, कंडक्शन का माध्यम होगा। इस माध्यम से 34%, कंडक्शन के माध्यम से 34% यहाँ गर्म हुई, ये सारी हवाएं यहाँ की गर्म हुई, और इस हीट को अपने साथ उठा के कहा? वायुमंडल में लेके चली गई। तो हमारे वायुमंडल में कितनी गई? 34%। 34% जो 34, सॉरी प्रतिशत नहीं, इकाई में बात कर रहे हैं। तो 34% कहीं पे है तो उसको हटा दीजिएगा, इकाई है। तो 34 इकाई जो है वो हमारे वायुमंडल में चली गई। और जब हमारी जो यहाँ से किरणें आ रही थी हमारे सन से, तो 14% वायुमंडल में पहले से ही थी। ठीक है, 14% हमारे वायुमंडल में पहले से ही थी। 65 में 14, और 51 जो है 51% हमारी पृथ्वी के पास आई। इन 51% में एक तो रेडिएशन, सॉरी पार्थिव विकिरण के माध्यम से डायरेक्ट अंतरिक्ष में 17%, 34% जो बचे हमारे पास, 34% कहाँ पे है? तो वायुमंडल में है। ठीक है, 34% वायुमंडल में। किसके वजह से चले गए? कंडक्शन से वायुमंडल में फैली हुई। मतलब वायुमंडल में टोटल हमारे पास अभी कितने हैं? तो यहाँ 30 और 10, 40,
और 48% है। कितने? 48%। तो ये भी धीरे धीरे समय के साथ साथ धीरे धीरे ये क्या होंगे, ये संवहन प्रक्रिया के द्वारा क्या होंगी, संवहन प्रक्रिया के द्वारा धीरे 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 ऊपर की तरफ चली जाएंगी, मतलब ये भी अंतरिक्ष में चली जाएंगी, जो कि 48% है। ठीक है ना, वायुमंडलीय प्रवाह होगा इसके अंदर। तो पहले बताया कि जो हमारे पास एल्बिडो के बारे में आप पढ़ते हैं, तो एल्बिडो में सिर्फ रिफ्लेक्शन है, उसी का रोल होता है, उसमें चालन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ठीक है, इन सब का कोई रोल नहीं होता है, संवहन का भी कोई रोल नहीं होता है। लेकिन जो 65% है उसमें क्या होता है, वायुमंडलीय प्रक्रिया के द्वारा वापस जाती है, जैसे संवहन की क्रिया होगी, कंडक्शन की क्रिया, संवहन की क्रिया होगी, जिसके अंग्रेजी में कन्वेक्शन हो गया, एडवेक्शन हो गया, और क्या हो गया, कंडक्शन हो गया, इस माध्यम से वापस जाएगी। ठीक है, तो आपको ऊष्मा बजट समझ में आया होगा कि हमने टोटल कितना % ऊष्मा का प्रयोग, कितना यहाँ से निकला था, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट में देखिए कितना हम लोग वापस कर दिया है, एक तो 35, 27 और 6 इतना वापस कर दिया, और फिर यहाँ से 17 और यहाँ से 48, तो टोटल 100% वापस चली गई। लेकिन क्या है कि हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ जो है हमारा वायुमंडल के ऊपर एक चादर का निर्माण है। किसका निर्माण है? चादर का निर्माण। किस चीज के? गैस के चादर। कौन सा? CO2। और उस चादर में अगर, अब एक चीज और देखिए, जो हमारी पार्थिव किरणें हैं, तो पार्थिव किरणें कैसे हैं? तो लॉन्ग वेव है। अब बताइए कि लॉन्ग वेव के पास इतना भेदन शक्ति नहीं होती जितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है, हमारे पास जो CO2 का परत है, यहाँ पे कार्बन का जो परत है, कार्बन डाइऑक्साइड का, सॉरी, जो परत है यहाँ पे, वो परत क्या कर रही है कि इन पार्थिव किरणों को आसानी से, क्यों? क्योंकि इनके पास भेदन शक्ति कम है, क्यों? इनकी वेवलेंथ अधिक है, तो इसको आराम से भेद के पार होने नहीं देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि तापमान हमारे वायुमंडल में फंस जाती है। ठीक है, क्या होती है? तापमान हमारे वायु, क्यों? यहाँ बहुत सारी गैस है, जैसे अभी बताएं कि मीथेन है, या हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, या बोले जल वाष्प है, ये सब क्या करती हैं, इन तापमान को, इन ताप को अपने में फंसा लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो यहाँ पे फंसा रही है गैस, जो इनको रोकने का काम कर रही है पार्थिव किरणों को, वो कहलाती है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो यही हमारा, क्यों हमारे, देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है हमारे, मतलब ताप क्यों बढ़ रहा है पृथ्वी पे, इससे पता चल रहा होगा आपको, क्योंकि ये जो पार्थिव किरणें हैं वो भेद नहीं सकती बहुत आसानी से, उनको रोक के रख लेती हैं हमारी ये जो गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैस है, उसको रोक लेती है, जिससे हमारे पृथ्वी का तापमान जो है, हमारे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, और वायुमंडलीय तापमान जो है बढ़ना हमारे जीवन के लिए तो खतरा है, आपको पता है, हमारी पृथ्वी के लिए भी खतरा है। इससे क्या होगा कि हमारे आइस जो जहाँ पे आइस हैं वो सब क्या होंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो खतरनाक है, और वो तो है ही यार, हमारे वायुमंडलीय तापमान लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह गर्मी ज्यादा होती जा रही है, वायुमंडलीय तापमान बढ़ती जा रही है। तो हमको अब देखिए कि एक टर्म है कि आप जो एल्बिडो है, तो 35% जो रिफ्लेक्शन होता है वो एल्बिडो कहलाता है। ठीक है, 17% क्या हमारे पार्थिव किरणें हैं, जो कि क्या होता है, पार्थिव किरण डायरेक्ट वापस चली जाती है अंतरिक्ष में, और 48% जो है वो वायुमंडलीय प्रवाह के द्वारा वापस जाती हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। और ये हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडलीय सीमा, वहां का जो तापमान होता है, उस तापमान को, औसत तापमान जो हमारा वायुमंडलीय सीमा का औसत तापमान है, उसको हम तापमान स्थिरांक के नाम से कहा जाता है। ठीक है, तापमान स्थिरांक, यहाँ कितनी ऊर्जा होती है, इस पे तापमान स्थिरांक तो है, तो कितनी तापमान है औसत, तो 1.94 कैलोरी पर सेकंड। मतलब अगर यहाँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ले लें, तो वहां पे जो 1 सेकंड के अंदर जो तापमान इस पे पड़ रहा है वो 1.94 कैलोरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमारे जो है वायुमंडल संगठन व संरचना का जो हमारा अध्याय है वो इसके साथ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा आप जरूर करें, कमेंट भी करें और लाइक करें हमारे वीडियो को। हम इसी तरह से भौतिक भूगोल का अब फिर से अगला क्लास लेकर आएंगे, और बहुत ही मतलब आसान भाषा में अच्छे से आपको समझाते चले जाएंगे, आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।